हेलो 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 हेलो। देखो तुम्हें कैसा दिख हेलो 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 हेलो। लव यू ऑल। सबको मेरा बहुत सारा प्यार सर। छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। लेकिन क्या कीजिएगा, दिवाली तो आपको हमारे साथ मनाना पड़ेगा, क्योंकि लेंगे हम आपका क्लास और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप हमसे जुदा रह नहीं सकते। यही तो समस्या है सर, पढ़ाई की हवस है आपको। इसको कहते हैं हवस। हवस समझता है चला, पढ़ाई की हवस। हवस का मतलब होता है पागलपन। ये सब नहीं कर सकता। ये कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं चला, जो यूनिक होते हैं, जो किसी भी प्रकार की दिवाली और दशहरा से अभी खुद को दूर किए हुए हैं, क्योंकि अगली दिवाली भी अपनी होगी, अगला दशहरा भी अपना होगा, अगली मिठाई भी अपना होगा, अगले पटाखे भी अपने होंगे खुद के पैसे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर सर मिठाई खाना है तो आप लोगों के लिए देखिए हम मिठाई लेके आए हैं। सबको सर मिठाई हम दे रहे हैं। सब लोग जल्दी से एक एक उठा लीजिए, जल्दी से एक एक उठाइए। उठा के जल्दी से मुंह मीठा कर लीजिए। तो आप लोग कर लिए, अब रख देते हैं हम, ठीक ना। अब जब आप हमसे मिलने आइएगा जिस दिन जॉब लेके, उस दिन आपके लिए ही मिठाई हम रखे रहते हैं। जिस दिन आप आइएगा ना मिलने सर, उस दिन आपको ये मिठाई हम देंगे। लेकिन आइएगा हमसे तभी मिलने जब आपके पिछवाड़े में कुवत होगा और आप जॉब ले लीजिएगा। नहीं तो मेरे को मुंह मत दिखाना, मुंह मत दिखाना, मुंह तोड़ देंगे, ठीक ना। अगर दम है तो इस बार की दिवाली मत मना। है तेरे में दम, मत मना। 1 घंटा खाली कल शाम को बस। आजा चला इधर। और तेरे में दम है तब तो यार, आज छोटी दिवाली है, लोग मूड बना चुके हो। लोग कहते हैं ओ अब दिवाली वाला मूड हो गया है, अब कैसे पढ़ेंगे। आज चला, दिवाली वाला कौन मूड होता है रे। मूड हम बनाते हैं, मूड हम बनाते हैं। मेरे बनाने से मूड बनता और बिगड़ता है। हम ऐसा मूड नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगली दिवाली मेरा इंतजार कर रहा है, जब लोग देख के ये कहेंगे दिवाली के पटाखे फोड़ते हुए तेरे दुश्मनों के मन में कहीं ना कहीं चला अशांति आएगी, और तेरे मन में वो चिराग रोशन होगा, तेरे अपनों के मन में वो चिराग रोशन होगा जो शायद कभी नहीं बुझेगा। दिवाली के दिए बुझ सकते हैं, मन का चिराग कभी नहीं बुझ सकता। वही चिराग जलाना है तेरे को अपने मम्मी पापा के दिल में, जिस चिराग की ज्योति अनंत समय तक के लिए रहेगी। जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उनके मन में एएसएम की ज्योति जलानी है तेरे में हिम्मत, है तेरे में कुव्वत। चुपचाप बैठ, कर ले मोहब्बत किताब से, कर ले बैर जमाने से, कर ले दोस्ती कलम से, छोड़ दे पूरी दुनिया, कर ले मोहब्बत अपनों से। होगी तेरी दिवाली ऐसी रोशन कि तू सोच नहीं सकता। तेरे मम्मी पापा तुझे देखकर अपने आप को उस लेवल तक प्राउड फील करेंगे जो तू सोच नहीं सकता है। कब? जब दिवाली के दिन सब तुम्हारे यहां प्रणाम करने आएंगे और कहेंगे यही वो बेटा है, यही वो लाल है जिसने रेलवे में अपना परचम लहराया है, और ये स्टेशन मास्टर है किसी न किसी स्टेशन पे। तो सोच नहीं सकता है चला कितनी मोहब्बत तेरे मम्मी पापा तुमको करेंगे और कितनी दुआएं तुम्हारे अपने तुमको देंगे। है तेरे में हिम्मत, चला लगा दे अपनी हिम्मत। जवानी तभी सार्थक मानी जाती है जब जवानी अपने गोल को अचीव कर ले। कुछ नहीं कहेंगे, चुप हो जा और बैठ जा। नो एक्स्ट्रा कमेंट्स। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम क्या कर रहे हैं हमको उससे मतलब। घर बंद कर और चुपचाप पढ़ाई कर। करेगा कितने लोग सर आज से कल सिर्फ 1 घंटा अपना बर्बाद करेंगे और चुपचाप पढ़ाई करेंगे। वो एक टाइप करेंगे, ओनली 1 आवर। और जिनको लगता है कि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, वो 2 टाइप करेंगे सर। मात्र 1 घंटा बर्बाद करेगा, वो 1 टाइप करेगा। और जिनको लगता है कि मैं एकदम बर्बाद नहीं, हम सर 1 घंटा से ज्यादा बर्बाद करेंगे, वो 2 टाइप करो। मैं देखना चाहता हूं तेरी हिम्मत, तेरी कुव्वत में देखना चाहता हूं। यस, इसको कहते हैं जोश। वेरी गुड, 1। यही तो है सर हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों की जान।
क्योंकि हमारा ईमान है हमारे मम्मी पापा। वेरी गुड। हाथ जोड़कर सर नम्र निवेदन है, अगर किसी ने 2 भी टाइप किया है सर तो आपको अपने मम्मी पापा का चेहरा देखना चाहिए। आइए सर हम अपनी दुनिया में चलते हैं आज के सेट की ओर, और आज का सेट हमने एकदम हिसाब से सेटिंग किया है, और सेटिंग ऐसा है जो शायद आपकी दुनिया में कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश करेगा। द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, चला कहता है गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। चला रे, गति के न्यूटन के गति का पहला नियम की अगर बात करोगे तो न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व से संबंधित। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है ये जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन के गति का जो पहला नियम है ये जड़त्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? चला, जड़त्व से, इनर्शिया से। और अगर गति का दूसरा नियम की बात करोगे तो कहते हैं संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है, संवेग से संबंधित है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम ये क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है। एकदम आराम से चला, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हैंडल करोगे तो हो जाएगा। कहते हैं न्यूटन के गति का पहला नियम, एकदम आराम से पढ़ेंगे। चला, न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है, क्योंकि कहता है कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है जब तक कोई बाह्य बल न लगे, और यही तो जड़त्व का डेफिनेशन है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है, यही तो न्यूटन का दूसरा नियम है, इसीलिए संवेग से संबंधित, क्योंकि न्यूटन का दूसरा नियम कहता है संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है, इसीलिए तो कह रहे हैं इसका रिलेशन संवेग से। उसके बाद न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया तथा प्रतिक्रिया, क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जल्दी से लिख लो, चला, यू विल गेट द आंसर। इसको कहते हैं चला जोश, जज्बा। लिख लिया? अब बता आंसर क्या होगा। गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है, संवेग से। ये जो धक्का कहता चला तो ये हो जाता तीसरा। एकदम आराम से भाई मेरे, ये जो धक्का कहता ना तो तीसरा हो जाता, आई जो जड़त्व कहता ना चला तो पहला हो जाता। यू विल गेट द आंसर। जड़त्व कहता तो पहला, संवेग कहता तो दूसरा, और धक्का कहेगा तो तीसरा। दाब का किसी भी न्यूटन के गति के नियम से संबंध नहीं। द नेक्स्ट, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। यही ना क्वेश्चन है, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ठीक है, तो सर बल 2 प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। बोर्ड ने क्वेश्चन पहले आंसर गलत दिया था, वही सब किताब ने टाइप कर दिया, लेकिन सर वहां पर आंसर आपको ठीक करना है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कहता है एक बंद मार्ग में किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। देखिए, एक बंद मार्ग में एक होता है संरक्षी बल, एक होता है असंरक्षी बल। अब संरक्षी बल क्या है? कहता है वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। देखो, अगर हम संरक्षी बल की बात करें, ध्यान दीजिएगा सर, एकदम आराम से, ये आपके लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट होगा। अगर हम संरक्षी बल की बात करें और एक होता है असंरक्षी बल, संरक्षी बल की बात करें चला, तो संरक्षी बल क्या कहता है? ये कहता है कि, ध्यान देना, ये क्या कहता है? कहता है वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ये कहता पथ पर निर्भर करता है। ये कहता है चला कि पथ पर निर्भर नहीं करता कार्य। ये कहता है पथ पर निर्भर करता कार्य। रुक जाओ, एकदम नया कॉन्सेप्ट है। निर्भर करता कार्य, ये कहता है पथ पर निर्भर नहीं करता कार्य, तो संरक्षी बल होगा। पथ पर निर्भर करता है कार्य, और संरक्षी बल होगा। देखो, यही कह रहा है वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। एक पूरे चक्र में किया गया कार्य यहां पर शून्य होता है। एक पूरे चक्र में
एक पूरे चक्र में कार्य शून्य होता है। और यहां अगर हम बात करें एक पूरे चक्र में कार्य शून्य नहीं होता। कहता है पथ पर निर्भर संरक्षी बल पथ पर निर्भर नहीं करता, ये असंरक्षी बल पथ पर निर्भर करता है। एक पूरे चक्र में कार्य का मान 0 होता है, एक पूरे चक्र में कार्य का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है। जल्दी से लिख लो इसको, यहां से नहीं लिख के तुम यहां से भी लिख सकता है, यहां लिखा हुआ है देख लो। संरक्षी बल एक कॉलम बनाना और संरक्षी बल दूसरा कॉलम बना लेना। राइट इट डाउन, लिख लिए। अब इसका एग्जांपल संरक्षी का है गुरुत्वीय बल स्प्रिंगी बल, और संरक्षी का है घर्षण बल श्यान बल। घर्षण बल और श्यान बल दैट इज असंरक्षी बल। घर्षण बल और श्यान बल असंरक्षी बल। लिखे लिख लिए सर। अब जब यहां आइएगा सर तो ध्यान दीजिएगा, जब यहां हम आंसर की ओर बढ़ते हैं तो कहता है एक पूरे चक्र में किया गया कार्य शून्य होगा, संरक्षित बल है तो पूरे चक्र में किया गया कार्य शून्य होना चाहिए, तो आंसर तो ये होना चाहिए। लेकिन सर एग्जैक्ट कार्य शून्य नहीं होता है। हम अगर शून्य और न्यूनतम में से दोनों ऑप्शन में रहे तो ये सर फर्स्ट आंसर मारना और ये सेकंड आंसर मारना। अगर होता एक्चुअल में थ्योरी है एक पूरे चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है संरक्षी बल में, लेकिन जब ये दोनों रहे ऑप्शन में शून्य और न्यूनतम दोनों, तो आंसर में न्यूनतम मारना पहला ऑप्शन और ई नहीं रहे तो शून्य मारना, क्योंकि किया गया कार्य एग्जैक्ट 0 कभी नहीं होता है। क्योंकि बल और विस्थापन के बीच कभी 90 डिग्री का कोण कभी नहीं एग्जैक्ट बनता है। हम ही लोग चल रहे हैं तो कहते हैं किया गया कार्य 0 होता है, लेकिन क्या एग्जैक्ट 90 हमेशा रहता है? क्या थोड़ा बहुत भी झुकेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, एंगल चेंज करवे करेगा। इसका मतलब अगर हम ऐसा कोई चल सकता है, ऐसा कोई नहीं चल सकता, थोड़ा बहुत झुक होवे करेगा। इसका मतलब कार्य का मान अगर शून्य और न्यूनतम दोनों में से कुछ भी रहे, यहां तो किए गए कार्य का मान शून्य नहीं होता है, लेकिन यहां अगर शून्य होता है, लेकिन अगर शून्य और न्यूनतम दोनों रहता आंसर पहला न्यूनतम मारना, और न्यूनतम नहीं रहेगा तब आंसर शून्य मारना, क्योंकि एग्जैक्ट शून्य किया गया कार्य का मान प्रैक्टिकल लाइफ में कभी नहीं होता है। तो थ्योरी पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनता है। यही सब क्वेश्चन हम आपकी दुनिया में सर लेकर आते हैं आपको सर समझाने के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या मारना है सर? शून्य, सॉरी न्यूनतम, और दूसरा ऑप्शन क्या मारना है सर? शून्य। यू विल गेट द आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सर। अगला प्रश्न कुछ हमने अपने हिसाब से डिजाइन किया है, गौर फरमाइएगा, समझ में आएगा। आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है। सर देखिए, पहले तो दक्षता यानी इफिशियंसी। दक्षता यानी क्या? इफिशियंसी। ये फॉर्मूला होता है W आउटपुट बाय इनपुट। दक्षता यानी इफिशियंसी फॉर्मूला होता है आउटपुट बाय इनपुट गुना 100% में। अगर परसेंट में नहीं निकालना है तो आउटपुट बाय इनपुट। किसी भी मशीन की दक्षता आउटपुट बाय इनपुट गुना 100 होता है। तो मान लेते हैं ये आदर्श है। कौन है ये? अन्ना हजारे जी हैं, और ये आदर्श हैं। आदर्श हैं और ये चोर नेता है। हमने इस चोर नेता की तस्वीर नहीं लगाई है। मैं चाहता तो किसी का भी लगा सकता था, लेकिन मैंने नहीं लगाई है, इसलिए कि चलिए आदर्श में ये ठीक है, उनका किसी का भी लगाता तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इनके साथ क्या है सर कि अगर हम 100% भारत का जाएगा इनपुट, 100% आउटपुट आएगा। हो सकता है कुछ लोग इससे ऐतराज भी रखें, लेकिन मानते हैं, चलो बुजुर्ग आदमी है, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या है, चला ये देखने से ही फ्रॉड लग रहा है। 100 अगर इन जाएगा ना तो ये 80 आउट निकाल देगा। कभी ऐसा होगा कि 100 इन जाएगा, बेईमान है, 110 निकाल देगा? गुरु जी का सेटिंग देखो, कभी नहीं हो सकता। 100 है तो 180 निकालेगा। ये आदर्श, और ये आदर्श मशीन नहीं, ये आदर्श आदमी कभी नहीं हो सकता, ये चोर है। आदर्श मशीन जो है उसकी दक्षता की अगर बात करोगे तो आउटपुट भी 100 है, इनपुट भी 100 है, गुना 100 है। ये 100 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 100%। लेकिन यहां जब आप आदर्श मशीन नहीं है, आदर्श मशीन नहीं है तो आउटपुट है 80,
इनपुट है 100 गुना 100, ये हो जाएगा 100% से कम। कैलकुलेट कर लीजिए आप, 80%। यानी अगर मशीन आदर्श नहीं है यानी चोर है तो आउटपुट उसका कम होगा, इनपुट ज्यादा होगा, उसकी दक्षता 100%, 80% आएगा आंसर, 100% से कम है। लेकिन अगर आदर्श है तो आउटपुट बराबर इनपुट होता है और इसकी दक्षता 100% होती है। कभी कभी लेकिन यहां क्या करता है, 100% नहीं देके 1 दे देता है, 1 या 1 से कम या 1 से अधिक, तो वहां भी सर उसको ध्यान में रखना है, या तो 100% देगा ना तो 1 देगा। और कहेगा किसी अन्य मशीन की दक्षता, तो कहेंगे 100% से कम होती है हमेशा। अगर आदर्श होगा तो 100 देंगे, 100 निकालेंगे, दैट इज 100%। आदर्श नहीं है तो आउटपुट कम हो जाएगा, आउटपुट कम बटा ज्यादा हो जाएगा, 100 से कम हो जाएगा या 1 से कम हो जाएगा। हम इसको अलग से लिखा देंगे, तुम पहले ये समझ लो कि दक्षता बराबर आउटपुट बाय इनपुट गुना 100 होता है, दक्षता बराबर आउटपुट बाय इनपुट गुना 100 होता है, दक्षता बराबर आउटपुट बाय इनपुट गुना 100 होता है। अब देखिए सर, इसको हम लिख भी देते हैं। अगर हम बात करें दक्षता की, दक्षता को ईटा से डिनोट करते हैं, तो हम कहते हैं आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट मतलब जो निकला अब बटा इनपुट गुना 100। और अगर आदर्श मशीन की दक्षता की बात करें, आदर्श मशीन की दक्षता ये होता है 100% या 1। और अगर कहेगा वास्तविक मशीन या खाली मशीन कह दे, खाली लैंग्वेज चेंज करता है ना, इतना चला, कितना तुमको पढ़ाएंगे ना, कितनों पढ़ेगा धीरे धीरे सीखेगा। वास्तविक मशीन या मशीन की दक्षता, दक्षता अगर कहेगा इसको कहेंगे 100% से कम या 1 से कम। जल्दी लिख, आदर्श मशीन की दक्षता लिखे, आदर्श मशीन की दक्षता 100% या 1, वास्तविक मशीन या मशीन की दक्षता 100% से कम या 1 से कम। लिख लिए? लिख लिए सर, जल्दी से लिख लीजिए सर। आदर्श मशीन की दक्षता 100% या 1, वास्तविक मशीन या मशीन की दक्षता पूछेगा 100% से कम या 1 से कम, क्योंकि जितना इनपुट देंगे उससे कम आउटपुट निकलेगा। अब आते हैं सर यहां, आंसर बताइए क्या हो जाएगा सर 100%। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है 80 किलोग्राम का एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य। तो चला वेग बढ़ा रहा है ना, तो अगर मान लो ये कार है और ये कार जो है पहले इसका वेग है 5 मीटर पर सेकेंड और अब इसका वेग हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो किया गया कार्य मांग रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। काइनेटिक एनर्जी इस यहां कितना है, तो हाफ किया गया कार्य मांग रहा है, तो ये दोनों के बीच में किया गया कार्य, तो क्या होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक कर दो, हाफ एम, एम का मान एम ए रहने दो, आप भी स्क्वायर यानी अंतिम स्क्वायर, अंतिम स्क्वायर एम तो दोनों के लिए सेम है, यहां भी एम होगा यहां भी एम होगा, भी स्क्वायर मतलब V1 का स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तुम कहेगा मास्टर नहीं समझे, हम जानते हैं तू नहीं समझेगा, हम बताते हैं। यहां पहले कार्य निकाल लो, यहां अगर काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है 5 मीटर पर सेकंड, एम दिया हुआ है तुमको कितना 800 किलोग्राम, यहां भी एम तुमको दे दिया है कितना 800 किलोग्राम। तो चला यहां जब काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो हो जाएगा हाफ एम, एम का मान हो जाएगा 800 गुना भी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 चौका 800, 400 और 20 पचे 25, 25 चौका 100 कितना हो जाएगा रे 10,000, 10,000 जूल देखो तो हो रहा है इसका 2 चौका 8 देखो ना छोटा सब 10,000 जूल, 2 चौका 8, 400 पचे 25, 25 चौका 100 सही है 10,000। यहां पर निकालोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर, हाफ एम, एम का मान कितना है हाफ एम, एम का मान कितना है रे 800 इंटू भी स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा चला 2 चौका 800 4 10 देन 100,
तो 400 हो जाएगा कितना, 40,000। देखना हमारा जोड़ घटाव गड़बड़ है, 40,000 जूल। अब कहेगा यहां से यहां तक में कार्य कितना हुआ, 10,000 से 40,000 हुआ, यानी 30,000 हुआ। तो कार्य हो जाएगा टोटल कितना, कार्य हो जाएगा चला 40,000 माइनस 10,000 बराबर 30,000 जूल बराबर 30 किलो जूल इज द आंसर। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य। तो चला यहाँ 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ 5 कर दिए, हाफ एम का मान दे दिए 5 मीटर पर सेकंड, बढ़ के हो गया 10, तो हाफ एम का मान हो गया 800 भी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, यहाँ हो गया इतना। यहाँ से यहाँ अगर 10% था, यहाँ 20% हुआ, तो दोनों के बीच में कितना हुआ, तो 20 - 10। यहां 40 जूल था, यहां जाके 60 जूल हो गया, दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, 60 - 40। जल्दी से लिख लीजिए सर, हो गया आंसर, बताइए सर। 30 किलो जूल लिख लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब है, चला कहां से पता नहीं पूछ देता है हमको तो समझ में नहीं आता है क्वेश्चन। एक बार पढ़ो तो क्वेश्चन ई पढ़े हो, चला कहता है कोणीय चाल। कोणीय चाल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू V/R। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो हमको ये बताओ ओमेगा क्या है। ओमेगा कहो कोणीय वेग, रुक जा हम सिखा देते हैं, कोणीय वेग या चाल। ये मतलब इतना अजीब क्वेश्चन है, कैसे इतना उल्टा करके पूछता है। भी हो गया रेखीय वेग, या चाल कह दो। आर तो सब जानता है, चला त्रिज्या, रुक, आर क्या है, चला त्रिज्या है। अब ध्यान देना, हम कहते हैं ओमेगा इज इक्वल टू V/R। भी बोले तो चाल, चाल बोले तो दूरी, अब बट्टा समय, अब बट्टा हो गया त्रिज्या। चाल को लिख दिया दूरी बट्टा समय। ओमेगा बराबर V/R होता है, कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बट्टा त्रिज्या। और रेखीय वेग को V बराबर ओमेगा आर पढ़ा है, चला V बराबर ओमेगा आर पढ़ा होगा, तो ओमेगा यहां से सेपरेट करेंगे V/R हो जाएगा। अब V के बदले दूरी बट्टा समय, अब बट्टा आर, वेग के बदले दूरी बट्टा समय, आर ए छोड़ दिए, तो दूरी जो होगा चला वो दूरी कितना होगा, अगर कोणीय है तो एक चक्कर में पूरा समय कितना हो जाएगा दूरी, 2πr। अब बट्टा समय हो गया t, अब बट्टे में हो गया r होगा रे। अब बताओ सेकेंड वाली सुई है, ये कितना हो जाएगा 2πr, अब बट्टे हो जाएगा tr। तुम्ही लोग का जोड़ घटाव बढ़िया करो। अब यहां से r गया, अभी हो जाएगा 2π, अब बट्टा t हो गया 60, आई दू से कट लोती हो गलो π/30। मतलब कितना जुगाड़ लगा दिया है क्वेश्चन में से। देखो एक बार फिर से समझा दें, फिर से हाँ लिख रहा है बच्चा, फिर से लिखवे करेगा सर, हम फिर समझा देते हैं। घड़ी की सेकंड की सुई, एकदम आराम से, अभी नहीं लिखना। घड़ी के सेकंड की सुई की कोणीय चाल होगी। चला ये घड़ी की सेकंड की सुई की कोणीय चाल, मान लो ये घड़ी की सुई है, इसकी कोणीय चाल निकालना है। तो चाल कोणीय चाल, कोणीय चाल बराबर फॉर्मूला होता है रेखीय चाल बट्टा त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गया। तो रेखीय चाल जो होगा वो बराबर दूरी बट्टा समय होता है। अब बट्टा त्रिज्या, दूरी बोले तो 2πr और समय बोले तो t, तो 2πr, ये t नीचे चला आएगा। चाल बराबर दूरी बट्टा समय किया न चला, ये चाल बराबर दूरी बट्टा समय, त्रिज्या वैसे के वैसे रह गया। ये भी ओमेगा बराबर V/R होता है। चाल हो गया दूरी बट्टा समय बट्टा आर, दूरी कितना हो गया चला 2πr, समय हो गया t, तो 2πr बट्टा tr हो गया। ये r कट गया, 2π, और समय सेकंड वाली सुई है तो 60 से भाग दिए, बराबर हो गया π/30 इज द आंसर। कितना झोल है देखो, एक लाइन के सवाल है, दिमाग की बत्ती जला देगा। आज पीडीएफ कितना बजे डाला है, 5:30 बजे डाल दिए थे हम। कह रहा 7:30 का पीडीएफ पहले डाल, 5:30 बजे डाल दिए हैं सर पीडीएफ। हो गया,
हो गया। द नेक्स्ट, घूर्णक गति में बल का अनुरूप है। अरे चला, ये जो है ना, अगर रेखीय गति करोगे ना तो रेखीय गति में एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ मत लेना। रेखीय गति में जो बल लगाते हैं ना, इसको हम बल कहते हैं। और अगर वही घूर्णन गति में आप बल लगाते हो, ध्यान देना, घूर्णन गति में अगर आप बल लगाते हो किसी वस्तु को घूमने के लिए, तो यहां जो घूर्णन गति होती है, दैट घूर्णक गति बोलो या घूर्णन गति बोलो, तो यहां बल का जगह बल आघूर्ण ले लेता है, बल आघूर्ण ले लेता है, जिसको आप इंग्लिश में टॉर्क कहते हैं। ध्यान देना, रेखीय गति बल, घूर्णक गति होगा बल आघूर्ण, दैट इज टॉर्क। रेखीय गति में अगर किसी वस्तु को आप ऐसे धक्का देते हैं तो वो रेखीय गति है, और किसी वस्तु को आप धक्का दिया और वो घूमने लगा ना, तो वो घूर्णन गति है। तो अगर रेखीय गति में आप धक्का दिए तो वो बल है, और कोणीय गति में वही बल लगा दिए तो वो बल नहीं है, वो बल आघूर्ण है, जिसको आप टॉर्क कहते हैं। कहता है घूर्णक गति में बल का अनुरूप है कौन? बल आघूर्ण। घूर्णक गति में बल का अनुरूप, बल का अनुरूप है मतलब बल का दूसरा रूप है। अनुरूप का मतलब होता है चला दूसरा रूप, तो बल का अनुरूप कौन है? बल आघूर्ण है। यू विल गेट द आंसर। अनुरूप मतलब दूसरा रूप। लव यू ऑल, सबको मेरा सर ढेर सारा प्यार। लव यू लव यू लव यू। अब देखिए सर अगला प्रश्न, पानी का घनत्व क्या है? इचला खूब पूछ रहा है कि पानी का घनत्व क्या है, बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका हम पानी और बर्फ दुए को पूछ रहा है, इसका 1000 होगा। और यही अगर बर्फ का पूछ देगा, इसको लिख लेना है, यही दो को घनत्व पूछ रहा है। बर्फ का पूछेगा तो हो जाएगा 900 kg पर मीटर क्यूब। अगर पानी का पूछेगा तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। केजी घन मीटर, घन मीटर मतलब मीटर क्यूब हो गया। पानी का घनत्व क्या होता है चला, तो 1000 kg घन मीटर। बर्फ का घनत्व अगर कहिएगा तो 900 kg पर मीटर क्यूब। 900 kg पर मीटर क्यूब हो गया। अब देखिए सर, कहता है गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। सर देखिए, रेडिएटर है ना, रेडिएटर का सर पानी का गुण होना चाहिए। क्या क्या गुण होता है उस पर सर सवाल पूछ रहा है, इसको आप सीख लीजिए। रेडिएटर के पानी, रेडिएटर में भरे जाने वाले द्रव, पानी मत बोलिए, पानी तो अब सर क्वेश्चन कहेगा। रेडिएटर में भरे जाने वाले द्रव, द्रव बोले तो पानी में भरा जाता है, इसका गुण क्या है? पहला, क्वथनांक उच्च होना चाहिए। सर जल्दी वही खौलने लगेगा तो पानी को, सर इंजन को ठंडा कैसे करेगा? तो क्वथनांक उच्च होना चाहिए। उच्च विशिष्ट उष्माधारिता, उच्च विशिष्ट उष्माधारिता सर जिसकी होती है वो क्या करता है? ज्यादा उष्मा ग्रहण करता है और कम ताप बढ़ाता है। मतलब बहुत ज्यादा ग्रहण करेगा अपना ताप, लेकिन कम बढ़ाएगा, तो वो जल्दी गर्माएगा नहीं। उच्च विशिष्ट उष्माधारिता, उच्च विशिष्ट उष्माधारिता मतलब हुआ जल्दी गर्माएगा नहीं, जल्दी गर्म नहीं होगा। उच्च विशिष्ट उष्माधारिता। उसके बाद सर अगर हम बात करें पत्रिका, उच्च उष्माधारिता, अरे मक्खी किन से आ गया। देखिए, क्वथनांक उच्च होना चाहिए, उच्च विशिष्ट उष्माधारिता, जल्दी गर्म नहीं होना चाहिए, जल्दी गर्म नहीं होना चाहिए अर्थात उच्च विशिष्ट उष्माधारिता। उसके बाद इसकी श्यानता जो है ना, विस्कोसिटी, श्यानता कम होनी चाहिए, पतला होना चाहिए सर। श्यानता कम होनी चाहिए, ब्रैकेट में लिख भी लेंगे, पतला होना चाहिए, पतला होना चाहिए। और उस विद्युत का कुचालक होना चाहिए। विद्युत का कुचालक, आप जानते हैं सर जल लगभग विद्युत का क्या है? कुचालक है। जल्दी से लिख लीजिए सर, इस सारा का सारा गुण है। लव यू ऑल सर।
सारे एग्जाम में सर, बिहार नहीं सर, किसी भी एग्जाम में आप दीजिए, आप दरोगा दीजिए, आप बिहार पुलिस दीजिए सर, जिसका दिल करता है उसका दीजिए सर, आपके लिए बेनिफिटेड है ये। जेकर दिल करता है पूरा इंडिया में सर उसका एग्जाम दीजिए। क्वथनांक उच्च होगा जिसके कारण सर ये जल्दी खोलेगा नहीं, उच्च विशिष्ट उष्माधारिता जल्दी गर्म नहीं होगा। श्यानता की अगर हम बात करें, श्यानता कम होगा जिसके कारण ये पतला होगा, और विद्युत की कुचालकता होगी, जल्दी से विद्युत धारा का सुचालन नहीं करेगा। लिख लिए? अगले में चलें। अगला, अब बताइए सर क्या होगा, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? निम्न घनत्व के कारण। घनत्व का तो कोई सवाल ही नहीं होता। निम्न क्वथनांक नहीं चला, उच्च क्वथनांक होगा तब ना जल्दी खोलेगा नहीं, निम्न क्वथनांक तब तो जल्दी खोले नहीं। आसानी से उपलब्धता के कारण, कुछ लोग यो मार देंगे, नहीं, उच्च विशिष्ट उष्माधारिता के कारण, उच्च विशिष्ट उष्माधारिता के कारण। और वो कितना होता है चला वो पूछ देता है, तो कहेंगे 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। 4200 जूल 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। अब आ जाइए यहां सर, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। सर जी हम एक बात आपको बताते हैं, ये क्वेश्चन सब आपको हवे नहीं लगेगा। देखिए, ऊष्मा ऊर्जा को हम सर किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा, इसको हम लिख सकते हैं कार्य, इसको हम लिख सकते हैं ऊष्मा। कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊष्मा उत्पन्न होती है किससे? सर अगर हम ऊष्मा के उत्पन्न होने की बात कहें, ऊष्मा के कारण ताप उत्पन्न होता। ऊष्मा के कारण क्या उत्पन्न होता? ताप उत्पन्न होता। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा। कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊष्मा के कारण कौन उत्पन्न होता है? ताप। इसका मतलब ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा सर, एकदम आराम से चलाना तो गड़बड़ हो जाता है। अगर हम बात करें ऊर्जा की, अगर हम बात करें ऊर्जा की, ऊर्जा का रिलेशन ऊष्मा से है, और अगर हम बात करें ऊष्मा की, तो ऊष्मा का रिलेशन ताप से है। पहले इसको लिखो फिर बतियाते हैं। वाटर सर कुचालक है, शुद्ध जल जो होता है या जल लगभग विद्युत का कुचालक, इस पर भी हम सर क्वेश्चन लेके आए हैं, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो गया, ये लिख लिया सर। ऊर्जा एक प्रकार का कार्य भी है, ऊष्मा भी है, और ऊष्मा ताप भी है, क्योंकि ऊष्मा के कारण ताप उत्पन्न होता है। जितना ज्यादा ऊष्मा दीजिएगा उतना ज्यादा ताप उत्पन्न होगा। बिहार पुलिस का बैच सर, कितने लोग बिहार के हैं और उनको लगता है कि हमको बिहार पुलिस के लिए जरूरत है बैच की? तो सर एक टाइप कीजिए, उस अगर नहीं जरूरत लगे, अगर आप हैं तो सिर्फ एक टाइप कीजिए। जो लोग सर जिनको लगता है कि बिहार पुलिस के लिए हमको सर, क्योंकि उसका मैथ देखते हैं हम, सिलेबस बड़ा उल्टा है, इतने लोगों को चाहिए और तरीके, इतना आदमी को बिहार पुलिस का बैच चाहिए। चला, मेन समस्या क्या है जानता है? हम जितना भी लोग को देख रहे हैं सब उल्टा पुल्टा सिलेबस को शेड्यूल कर दिया है, अब पढ़ा रहे। अब पिछले बार देखा था क्या सिलेबस था, क्या पढ़ा दिया, क्या पूछ दिया, पता नहीं चला मास्टर बाबू की पढ़ाया की पूछा। इतना आदमी को चाहिए। अरे दानव सब पढ़ने रहे, एनटीपीसी कितना बढ़िया पढ़िए रहा है। अच्छा रुक, हम देखते हैं। अगर हम ऊर्जा की बात करें, चला एकदम आराम से, ऊर्जा की बात अगर हम करें तो दैट इज ऊष्मा, और ऊष्मा की अगर हम बात करें तो वो ताप की, ऊष्मा उत्पन्न होने से ताप उत्पन्न होता है। बाप रे, इतना बच्चा को बिहार पुलिस चाहिए? अरे दानव सब इतना दिन से पढ़ नहीं रहा था। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल, तो जब ये सर आंतरिक ऊर्जा कह दिया, देखना ध्यान से, ऊर्जा कह दिया मतलब ऊर्जा एक प्रकार का ऊष्मा भी है,
और ऊष्मा के कारण ताप उत्पन्न होता है। तो ताप देखो कहां है, आंसर यहां है। देख लो, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, ऊर्जा बोले तो ऊष्मा, अभी तुरंत पढ़ा है, ऊर्जा बोले तो कार्य, और ऊष्मा के कारण ताप उत्पन्न होता है, तो आंसर हो जाएगा ताप। अच्छा एक बात बताओ, चला सिंपल सा बात है कि ऊर्जा कभी दाब हो सकता है क्या? ऊर्जा कभी आयतन हो सकता है क्या? अणुओं के आकार हो सकते हैं क्या? ऊर्जा जब भी होगा ऊष्मा या कार्य होगा, और ऊष्मा के कारण ताप उत्पन्न होता है, इसलिए यहां आंसर ताप होगा। यू विल गेट द आंसर। इतना एक कैसे आ रहा है रे दुष्ट, इतना दिन से पढ़ता नहीं है रे, क्योंकि सिलेबस से उल्टा पुल्टा है, हिंदी तिंदी डाल दिया है। अब देखो, कहते हैं निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? अरे चला कैसे हो, तो सुचालक पूछ रहा है, सुचालक जिसमें ऊष्मा का चलन सबसे अच्छा होगा। ठंडा पानी, गर्म पानी कैसे सेटिंग करता है क्वेश्चन बोर्ड, मतलब बोर्ड को सैल्यूट है सर। इसको कहते हैं सेटिंग। जो पहली बार 2008 पहले तो चला वो फलना ईडी और फलना आर्क से काम चल जाता था, ईडी या आर्क समझिए रहा हो, और काम चलना नहीं है। कहता निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है तो तुम कहेगा पानी भी, पानी तो चला कुचालक है, यहां भी गर्म पानी भी कुचालक है, आश्वित जल भी कुचालक है। समुद्र का पानी जो होता है ना, में नमक होता है, और जहां नमक होगा ना चला अच्छा सुचालक कह रहा है ऊष्मा का, ये नमक है। ऊष्मा का भी और विद्युत का भी ये सबसे अच्छा सुचालक, क्योंकि जो नमक होता है ये Na+ और Cl- में टूट जाता है। नमक जो होता है चला Na+ और Cl- में टूट जाता है। किस में टूटता है चला? Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो कहते हैं समुद्र का पानी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि वो नमक है उसमें। अगर कहता है इसी में कि सबसे अच्छा कुचालक कौन सा है, तब आंसर मारते आश्वित जल। इस सबसे अच्छा कुचालक, आश्वित जल मतलब होता है सबसे शुद्ध जल होगा, सबसे अच्छा कुचालक, सबसे अच्छा कुचालक, सबसे अच्छा क्या? कुचालक। इसके बारे में कहोगे सबसे अच्छा सुचालक, जल्दी से लिख लो, सबसे अच्छा सुचालक। क्यों? क्योंकि इसमें चला नमक है, नमक बोले तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। नमक बोले तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। सबसे अच्छा सुचालक है समुद्र का पानी, सबसे अच्छा सुचालक। आश्वित जल सबसे अच्छा कुचालक। सबसे अच्छा कुचालक कौन? आश्वित जल। हो गया। द नेक्स्ट वन इज, कहता है इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? लड़का कहता है इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक, मार देता खट से कैलोरी। अरे दुष्ट दानव, लास्ट में लिखा नहीं है, तो चला रे। कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है, जूल भी ऊष्मा का मात्रक है, किलो कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है। डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का नहीं है, ये ताप का सीजीएस मात्रक, ताप का सीजीएस मात्रक है। सरिया के मारना। ऊष्मा का अगर बात करोगे, ऊष्मा का एसआई मात्रक तो जूल भी है, जूल भी है, कैलोरी भी है, किलो कैलोरी भी है, किलो कैलोरी भी है, किलो जूल भी है। अब वही अगर ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है जानता है चला? जैसे पानी बढ़ने से स्तर बढ़ता है ना, अगर मान लो कि बाल्टी है, ये चला बहुत लंबा डिबेट है इसमें, ये पानी में पानी बढ़ाएंगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा, वैसे ही ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है, ये अंतर है।
हम सीखे थे चला आईआईटी खड़गपुर में एक बार सेमिनार लगा था, तो वहां पे एक गुरुजी बताए थे हमको ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है। हम लोग एक के समझ लेते हैं, जैसे पानी के बढ़ने से पानी बाल्टी में लेवल बढ़ता है, वैसे ही ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। जो डिफरेंस पानी और लेवल में है वही डिफरेंस ऊष्मा और ताप में है। कहते हैं चला अगर हम ताप का SI मात्रक की बात करें, ताप का SI मात्रक की अगर हम बात करें, यहां SI नहीं करो चला, इसको क्या करो, ताप का ऊष्मा का मात्रक कर लो, खाली ऊष्मा का मात्रक कर लो। यहां भी हम लोग सर ऊष्मा का मात्रक ही करेंगे, ऊष्मा का मात्रक कर लेते हैं चला। ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा कौन कौन, सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, र्यूमर हो गया। जल्दी से लिख लो, सेल्सियस, केल्विन। हम एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे चला, एकदम तरह टेंशन लेने कहां जाना है, कहीं जाना है। ऊष्मा का मात्रक जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल। ताप का मात्रक की अगर बात करोगे सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर। राइट इट डाउन, लिख लिए। अब यहां लड़का क्या करता है, निम्न में से ऊष्मा का मात्रक है, तो या तो जूल मार के निकल जाता है या कैलोरी मार के कुछ मार के निकल जाता है, वो वहां दिखवे नहीं करता, अगर नहीं है पूछ रहा है। हमारा कर्तव्य है सर आपको रोकना। द नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता का मात्रक, एकरो में झोल है, आज हम पढ़ाए रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता जैसे लड़का देखता है ना, पता नहीं उसको क्यूरी से कितनी मोहब्बत है। हम मानते हैं कि क्यूरी हमेशा क्यूरी 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 आता है, इसलिए लड़का मार देता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक बताइए क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। रेडियो सक्रियता का अगर मात्रक कहेगा तो बताओ तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। देखो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है चला, यहां आंसर होगा रेडियो सक्रियता का अगर मात्रक कहेगा तो आंसर हो जाएगा A एंड B दोनों। देखना, अगर रेडियो सक्रियता की खोज कहेगा तो मारना बैक्वेरल, और अगर कहेगा रेडियम और पोलिनियम की खोज, रेडियम और पोलिनियम की खोज अगर कहेगा तो आंसर मारना क्यूरी। अगर रेडियो सक्रियता का यूनिट पूछेगा, एकदम आराम से चला, इतना आसान नहीं है पढ़ना। रेडियो सक्रियता का मात्रक पूछेगा तो पढ़ाई तो चला वो महबूबा है ना, जहां से क्या कहें तुमको, कितनी भी खूबसूरत तुम्हारी महबूबा होगी तो ओकरा से बढ़िया ही है। का मात्रक अगर कहेगा उसको हम बेकुरल और क्यूरी दोनों है। सब अलग अलग प्रश्न हैं, फिर से हम बता देते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज बैक्वेरल ने की, रेडियम और पोलिनियम की खोज क्यूरी ने की। रेडियो सक्रियता का मात्रक कहेगा तो बैक्वेरल और क्यूरी दोनों है। जल्दी से लिख लीजिए सर। बिहार सर, हम इसलिए सब हम चाहेंगे तो पूरा शेड्यूल करेंगे, तभी सर हम आपके लिए कुछ बैच या कुछ भी लाएंगे। एकदम मिनिमम से मिनिमम कुछ ना कुछ तो फी करना ही होगा, नहीं तो मामला हम पढ़ा देंगे अकेले, उसमें कम से कम 8 से 10 टीचर लगेगा तब काम होगा। और वो भी हमको अगर बेस्ट टीचर मिलेगा तब ही, क्योंकि उसमें हिंदी है चला। बहुत सारे टीचर कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम समस्या ही कि हम बैच देंगे, तुम कहेगा कि देखा पैसा ले लिया, देखा 100 टका ले लिया हमसे, तो वही बात है चला। तो इसलिए हम जो है इतना दिमाग नहीं लगा रहे। तुम लोग पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ी, हम जितना सर कर पा रहे हैं उतना पढ़ा रहे हैं। अब अगर तुम लोग को ऐसा लगता है हमने पूरे फिजिक्स के बैच का सर 99 रुपया फी लिया और उसमें भी बच्चों ने ये कह दिया कि देखो 99 रुपया ले लिया, हमको ही बताओ चला, एक सड़ा हुआ, तब तक तुम लिख भी लो, तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। एक सड़ा हुआ होटल में जाके मुर्गा भात खा के आ जाना, शायद 60 रुपया से कम नहीं लेगा। और गुरुजी ने अगर 99 रुपया में ले करके पूरे की पूरी फिजिक्स में पढ़ा रहा हूं, पूरी की पूरी केमिस्ट्री 99 रुपया में पढ़ा रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो दे गाली, हम तो चला सुनने के लिए तैयार हैं ही। जितनी गाली तू दे सकता है दे दो, सुन लेंगे और क्या कर सकते हैं। अगर तुमको लगता है
कि ये मैंने गलत किया है, तो तुम्हारी मर्जी है चला, जो तुम कर सको, जो तुम कह सको, कहीं से कोई समस्या नहीं है। हम जे तोरा दिल करे चला, हम तो अगर लगता है कि 99 रुपया भी गुरुजी नहीं लेना चाहिए था, तो हम सर तुम्हारे एकदम आभारी रहेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। कोई बात नहीं सर, अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। कितने लोगों को सर लगता है कि मैंने अगर 100 रुपया लिया तो वो गलत नहीं किया, तो एक टाइप कीजिए, और लगता है कि 99 रुपया सर 99 रुपया लिया, इस गलत नहीं किया, एक टाइप करो, और लग रहा है कि 99 रुपया लिए गलत किए तो 2 टाइप करो। चला, जिसको लगता है कि हमने गलत नहीं किया एक टाइप करो, 99 रुपया फिजिक्स का लेकर 99 रुपया केमिस्ट्री का। जिसको लगता है गलत किए, हम नहीं लेना चाहिए था, वो भी सर आप 2 टाइप कीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कि हमने क्या गलत कर दिया, और बच्चे मेरा सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है। चलो, मेरा 57 रुपीज का कॉस्टिंग है चला, जो हमको अमेजन को देना पड़ता है उसके सर्वर के लिए। पता नहीं, फिर भी बच्चों को ऐसा लगता है, तो हम उनके लिए सर क्या कर सकते हैं। हमरे से जो मेरे बस में था वो मैंने किया। बहुत लोगों की दुकान बंद हो गई, लेकिन चला हम कोशिश किए हैं। कहता है रेडियो सक्रियता की खोज बैक्वेरल ने की, रेडियम और पोलोनियम की खोज क्यूरी ने की, रेडियो सक्रियता का मात्रक बैक्वेरल या क्यूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। अब आते हैं सर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न शायद आपको सर तृप्त करने वाला है, गौर फरमाइएगा सर। इस साधु जी को हम लेकर आए हैं। कभी ऐसा देखे हैं सर, रामायण वगैरह में, महाभारत वगैरह में कहती है, जब देखिएगा आप कोई ब्राह्मण या कोई पंडित को भोजन करवाया जाता है, तो जब पूर्ण रूप से वो भोजन से तृप्त हो जाते हैं तो कहते हैं, जा बालिके मेरी आत्मा तृप्त हुई, मांग क्या मांगती है। कभी ऐसा देखे हैं? जो तृप्त शब्द का वर्ड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे ही बाबा कर रहे हैं, तृप्त हुआ, जाओ चिला लोग, तुम लोग का एनटीपीसी ग्रुप डी में 1 सीट होगा ही होगा। बाबा आज तुम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बाबा की आत्मा तृप्त हुई। धन्यवाद सर इतना सपोर्ट करने के लिए। नहीं तो पता नहीं क्यों बच्चे कहते हैं कि इसके साथ तो लूट लिया 99 रुपया। वो तुम, हम जानते हैं कुछ बच्चे हमको मतलब हर हाल में, किसी बच्चे को ऐसा लगता है, अगर ये चमकती हुई ग्लास वो देखेगा तो उसको ऐसा लगता है कि ये चमक क्यों रहा है, और कुछ लोग इसकी चमक का आनंद उठाते हैं। तो अलग अलग टाइप के लोग हैं सर। अगर कोई किसी को ये ग्लास आप दिखाओगे तो उसको ये लगता है कि ये चमक क्यों रहा है, और कुछ बच्चों को लगता है वाह क्या चमक है। तो 2 अलग अलग टाइप के लोग हैं। चला, हमको तो दोनों के साथ रहना है, गौर फरमाइएगा सर। अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें सर? बाबा की बात करें, तो बाबा जो हैं तृप्त कब होंगे? जब परिपूर्ण होंगे, मतलब जब इनको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। वही होता है यहां भी। जैसे अमान्य मतलब जो मान्य नहीं हो, असाधारण जो साधारण नहीं हो, अदीश जिसमें दिशा नहीं हो। अब देखो ये तृप्त है, मतलब इसकी पूर्ण सारा काम पूर्ण हो चुका है, बाबा सरिया के खा लिए हैं। तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का। सबको छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए भाई लोग मेरा पढ़ेगा। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, एक संतृप्त जिसको आप तृप्त कहते हैं, और एक असंतृप्त। एकदम आराम से अ लग गया, मतलब ये तृप्त नहीं है, और तृप्त नहीं है मतलब अभिक्रिया करेगा। तो एक चीज और ध्यान रखना चला कि सिंगल बॉन्ड जहां होगा ना, जैसे देखो ये कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये अब अभिक्रिया नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं के बराबर करेगा। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो यह अभिक्रिया करेगा, क्योंकि इसकी आत्मा तृप्त तब होगी जब इसके पास सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब जब इसके पेट में सिंगल बॉन्ड जैसा अनाज होगा। ये अभिक्रिया नहीं करेगा क्योंकि ये तृप्त है, ये तृप्त नहीं है, ये अभिक्रिया करेगा, ये और खाएगा, मतलब ये तृप्त नहीं है। अर्थात ये असंतृप्त है और ये संतृप्त है, यानी ये तृप्त है, ये अभिक्रिया नहीं करेगा। तो अब इसी बिना पर हम लोग कहेंगे सर संतृप्त की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा,
किसकी बात करें, चला संतृप्त की अगर हम बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन होता है। और असंतृप्त की अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। संतृप्त कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त डबल या ट्रिपल, क्योंकि इसको अभिक्रिया करना असंतृप्त नहीं है तृप्ति। अब सर इसके ग्रुप में अगर बात करोगे आप तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड किसका होता है, एल्केन का होता है। और एल्केन बोले तो सर CnH2n-2। और यहां जब आप कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड की बात करोगे तो ये एल्कीन का होता है। और एल्कीन बोले तो कथी, CnH2n। आप पढ़े होंगे सर इसका ये फॉर्मूला। और ये जो होता है सर एल्काइन का होता है। खूब इससे सवाल पूछ रहा है सर, इसको जरूर पढ़िएगा, CnH2n+2। अब ध्यान देना, नहीं यहां पर जो है प्लस होगा, इट्स माय मिस्टेक, यहां प्लस होगा और यहां जब आप जाओगे सर तो माइनस होगा। देखो अब तुमको अगर याद ना रहे तो हम थोड़ा इहो जुगाड़ बताते, हमरा याद नहीं हो रहेगा तो हम ठीक कर लेंगे। बोलो कैसे, पहले होता है ज्यादा, फिर उससे कम है, फिर उससे कम। तो देखो यहां CnH2n+2 होगा तो ज्यादा है, प्लस जुट रहा है। यहां सर 2 नहीं है, यहां 2 घट गया है, तो यहां सर ये ज्यादा, उससे कम, उससे कम। ये ध्यान रखना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये भी नहीं याद रखा। देखो एल्केन में यहां A है, यहां E है, एल्कीन में E है और यहां Y है। तो पहले ABCD में A होता है, तब E होता है, तब Y होता है। अगर जुगाड़ हम बताते हैं कैसे तुम्हारा मिस नहीं होगा, तुमको कभी लगता होगा ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, फॉर्मूला हम थोड़ा जुगाड़ बता देते हैं। तो चला संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होगा वो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन होगा। एल्केन होगा मतलब इसके जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसके लास्ट में ANE लगा होगा, CnH2n+2। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें अंतिम में ENE लगा होगा, फॉर्मूला ये होगा। इसमें YNE लगा होगा, फॉर्मूला ये होगा। तो पहले इसको लिख लो तुम, फिर हम बतियाते हैं। चला हो गया, लिख दिए, जल्दी से लिखिए सर। लिख लिए। ITI ट्रेड का भी सर बहुत जल्द सर हम आपके लिए अरेंज कर रहे हैं, बहुत जल्द। एक साथ PDF दीजिए, पैसा ज्यादा लग रहा है। अच्छा रुक, इस बार जा रहे हैं दिवाली में, 1-2 दिन का छुट्टी रहेगा, देखते हैं। चला टाइम ही नहीं मिल पाता है, मेन समस्या ही है। टाइम मिल जाए तो हम तो चला थोड़ा लिए कोशिश करते हैं सर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, संतृप्त मतलब तृप्त हो गया, तृप्त हो गया मतलब तृप्त हो गया, तृप्त हो गया मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। अब सिंगल बॉन्ड होगा तो बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? कहेंगे कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है, C नंबर इज द राइट आंसर। हाँ आया दिवाली, हो गया। अगला कहता है एल्कीन। अब देखो यहीं पर तो हर फॉर्मूला के जुगाड़ है, हम थोड़ा बताते हैं। देखो कैसे, बोलो कैसे चला, हम थोड़ा बता देते हैं। एक होता है एल्केन, देखो ऐसे याद करना, तुमको कभी दिक्कत नहीं होगा। ई उसमें नहीं जाएगा, वो उसमें नहीं जाएगा। एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब ध्यान से जब तू देखेगा मेरा भाई, एकदम हमको हड़बड़ी नहीं है, चला जो हमसे पढ़ेगा एकदम आराम से पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। ए यहां है, देखो ALK कॉमन है, NE कॉमन है, यहां A है, ALK NE कॉमन है, यहां E है, ALK NE कॉमन है, यहां Y है। तुम गौर से देखो इस शब्द का, बाकी तो कॉमन है, AL ANE, AL NE, AL NE। अब जब तुम गौर से देखोगे सर, पहले A होता है, तब E होता है और तब Y होता है ABCD में। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ABCDEFGHJKLMJKYLMNOPQRSTVZY, है ना। अब देखो चला, अगर तुम्हारे पास अब 3 ऑप्शन है, यहां बड़ा कंफ्यूजन होता होगा तुमको, आज से नहीं होगा। एक है तुम्हारे पास CnH2n, हम अल्टरनेट लिखते हैं CnH2n+2, या ने तो देखा होगा CnH2n-2,
इतने देखा है चला। अब तुम कहेगा हम साफे मूड मती है, ये सब जानवे नहीं करते हैं, तो अलग मैटर है। तुमको क्या करना है, ए ई वाई में सजा देना है, ABCD के ऑर्डर में। और जो बड़ा वाला है पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दो। तो बड़ा वाला कौन होगा, ये बड़ा है तो ये इसमें +2 है ना, और उसके बाद 2 है। यहां मान लो ये CnH2n, अगर मान लो ये पूरी क्वांटिटी CnH2n को हम 20 मान लेते हैं, तो यहाँ 20 + 2 है, यहाँ 20 है, और यहाँ 20 - 2 है, तो ये 22 ज्यादा है, उससे कम 20 है, उससे कम 18 है। तो सबसे बड़ा को ले आओ, ये हो जाएगा CnH2n + 2। उसके बाद चला इससे छोटा को ले आओ, तो इससे छोटा हो गया 22, 22 के बाद 20, तो यानी CnH2n। इससे छोटा लेके आओ, इससे छोटा लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CnH2n - 2। जल्दी से लिख लो, ये हो जाएगा एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। इसको ऐसे सेटिंग करना होगा चला, तब जाके आपका काम होगा, ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। लिख लिए। 0 से फाउंडेशन। पता है हम बैच का बात काहे नहीं करते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है पता नहीं लड़का ही सोचेगा ना, जबकि हम चाहेंगे तो एकदम मिनिमम फी में तुमको, जो मैक्सिमम तुम जहां पर मैक्सिमम में करता है वह मिनिमम में ला सकते हैं, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के टीचर ला सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि तुमको तो 99 रुपया भी ज्यादा लगता है। तो हम बोले भोग तरीका बैच ने लाना है, अब तुम बैच लाएंगे, कहा देखा फिर एक बैच ले आया ना, 99 टका ले लिया ना। अब क्या कहें चला, ये सब चीज़ें मतलब अजीब टाइप का लगता है हमको। हम ट्रेड का भी बैच मेरा प्रिपेयर्ड है, लेकिन हम मटेरियल पे काम कर रहे हैं। वो मटेरियल चला बहुत ज़्यादा अपडेट करना है, ताकि एक बार पढ़ा हो, एको बार कभी जिंदगी में नहीं पढ़ना पड़े, और एकदम 0 लेवल से बच्चा पढ़ पाए, तभी उन बच्चा का काम होगा। और हर वो चीज पढ़ा पाए जो DMRC के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़े, LMRC के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़े, ड्राइवर के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़े, टेक्नीशियन के लिए अलग से नहीं पढ़ना पड़े। कंप्लीट 0 लेवल फाउंडेशन के लिए हम अलग टाइप का मटेरियल एक बना रहे हैं, उसी पर चला आप काम कर रहे हैं। एल्कीन कह दिया चला, एल्केन, उसके बाद होगा एल्कीन, मतलब ये दूसरा स्टेप है, यानी +2 के बाद वाला स्टेप, यानी CnH2n। आंसर हो गया। अब तो हमको लगता है तुमको याद हो जाना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन को दर्शाता है। हम बोले थे, चला यहां देखो, हम बोले थे भाई को, सोना को हम बोले थे ना, एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन होता है पहले 1 बॉन्ड, फिर 2 बॉन्ड, फिर 3 बॉन्ड, ANE, ENE, YNE। यही तो सेटिंग करना है भाई को। पता है सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है चला जब 99 रुपया का बैच लाओ, 100-200 रुपया, 200 रुपया का बैच लाओ, और तब बच्चा गाली देता है कि कुछ बच्चा 1% है, लेकिन वो भी हर्ट करता है चला बहुत ज्यादा। कितना मेहनत करते हैं बताओ, तो ये बैच का तुमसे पैसा लेते हैं हम। और बहुत लोग बोला न्यूमेरिकल अब लगता है पैसा लेके पढ़ाएगा, फ्री पढ़ा रहे हैं ना, सर्कुलर मोशन पढ़ाएं, फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिवाली के बाद जस्ट आएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन वो पढ़ाएंगे, लाइट बचा हुआ वो पढ़ाएंगे, और सब पढ़ा के खत्म करेंगे। 5 चैप्टर बचा, 5 फ्री में पढ़ाएंगे। ये भी बैच तब तक पढ़ाते रहेंगे चला 15 दिसंबर तक। लेकिन फिर भी अगर तुमको लगता है 99 रुपया भी गुरुजी के लिए बहुत है, किताब जितना तुम खरीदा होगा 512 पेज का किताब, अगर सबसे सस्ता मेरा किताब डबल कलर में नहीं होगा, तो हम सर किताब बेचना बोलेंगे, उसको बंद करने, छापना बोलेंगे पब्लिक सर को बंद कर देने। लेकिन फिर भी उंगली कहीं ना कहीं चला उठा देता है, तो बड़ा गड़बड़ लगता है कि नहीं 10 टका बेसी ले लिया, क्या दुष्ट सब। एल्केन जब ये होगा चला कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यू विल गेट द आंसर। ई ऑप्शन सेम आ गया है, यहां ट्रिपल बॉन्ड कर लो। द नेक्स्ट वन इज अगला क्या होगा चला, व्हाट इज द आंसर। कहता निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो चला तुमको संतुलित है मतलब चेक करना होगा, LHS में जो परमाणु है और RHS में जो परमाणु है सेम है कि नहीं, यही तो चेक करना होता है। एकदम घबराना नहीं। हाइड्रोजन 2 है, इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इस साइड ऑक्सीजन 1 गो है, तो संतुलित नहीं है, कट गया। देखो ना, आप तुम कहोगे फिर से समझाओ ना मास्टर, तुम तक भाग रहा है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इस साइड 1 है, तो संतुलित नहीं है, कट गया। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 3 है, तो ये भी संतुलित नहीं है। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो संतुलित नहीं है।
मैग्नीशियम यहाँ 2 गो है, मैग्नीशियम यहाँ 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, यहां भी ऑक्सीजन 2 गो है, देखो 2 1 यानी 2 गो है, ये बैलेंस, यू विल गेट द आंसर। ऐसे ही चेक कर लेना है। हो गया। द नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? चला रहे अभी तुरंत न पढ़ा, आज इस शेड्यूले को हम खत्म करना चाह रहे हैं। इस संतृप्त और संतृप्त, एल्केन एल्कीन एक दिन एक सरिया देते हैं। जैसे संतृप्त कहेगा मतलब एल्केन होगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। संतृप्त होगा तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन होगा। यही ना चला, हम सोचे क्यों नहीं एक टॉपिक इसको हम क्लियर कर दें। तो निम्न में से कौन संतृप्त है? तो ई तो सर होबे नहीं करता है CH2। C2H2 की अगर बात करो, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो C2H2 की अगर बात करोगे तो ये सर ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, ये हो गया चला C2H2। और यहां C2H4 की बात करोगे, ओ सॉरी C2H2 नहीं हुआ, ये चला हो गया, ये हो गया C2H4 ना, यहां ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। यहां C2H4 की बात करिएगा सर, ये हो जाएगा चला, ये रहा, ये C2H4 है। जब C2H6 की बात कीजिएगा, ये आप कहिएगा सर हमारा लिखने ही नहीं आता है। तो लिखने नहीं आता है चला तो कैसे होगा? तो वही सब प्रैक्टिस करने से होगा। कार्बन कार्बन भी C2H6 न है, कार्बन हमेशा 4 गो बॉन्ड बनाता है, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो देखो इसमें सब में कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है हम यहां लिख देते हैं, चला ये ऐसे होगा। तो बता, संतृप्त है मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। हाँ, सर संतृप्त है मतलब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। हम चला थके नहीं है, हम धीरे धीरे पढ़ाई इसलिए रहे, तुमने बोला है थका, मन रहे तुमने बोला है, हम इसलिए धीरे धीरे पढ़ाते हैं कि चला समझना जरूरी है। फास्ट पढ़ के क्या करेंगे सर? उसके लिए तो किताब है, एक बार पढ़ने जाइए, भर दिन में 200-250 पेज। तो ये संतृप्त है, संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? चला B फॉर बॉल। और ये भी, ये तो होबे नहीं करता है सर, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है। ये C2H2 तुम कहेगा मास्टर तू बुझ गया, हम कैसे बुझेंगे? ऐसा नहीं होता है, पढ़ने से चला। हाइड्रोकार्बन आप पढ़े होंगे, जरूर समझिएगा, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, कम से कम 4 बॉन्ड या 4 एटम होना चाहिए। इसके पास 2 गो है, नहीं होगा। ये भी देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों असंतृप्त है। संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन। अगला चला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? बताइए सर कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? कहता है एक यौगिक का एक परमाणु होता है। नहीं रे चला, यौगिक होगा तो 2 या 2 से अधिक होगा। जब ये यौगिक होगा चला तो 2 या 2 से अधिक होगा। ये डेफिनेशन है सर यौगिक का, 2 या 2 से अधिक परमाणु के मिलने से बनता है। लिख लो, के मिलने से बनता। लिख लो जल्दी से, यहीं पर गलत हो गया। एक तत्व का 1 मोल सही है, एक तत्व होता है तो 1 मोल होता है। एक यौगिक का भी 1 मोल होता है। एक तत्व का 1 परमाणु सही बात है, एक तत्व में 1 परमाणु, एक यौगिक में 1 मोल, एक तत्व में 1 मोल। लेकिन चला एक यौगिक में 1 परमाणु नहीं, यौगिक का डेफिनेशन है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से बनता है। सब पटाखा फोड़ रहा है और हम आप क्या कर रहे हैं? जिंदगी को दिवाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आज शाम को दिवाली बना लेगा, कोई आज इस शाम को दिवाली बना लेगा, हम अपनी पूरी जिंदगी दिवाली बनाएंगे चला आपके साथ। ठीक है, कहीं मेरा स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी चला पता नहीं क्यों तेरे थैंक यू से, तेरे दिल से, वो जो दिल वाला भेजता है उससे मोहब्बत है हमें, और कोई बात नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? तो चला एक यौगिक का 1 परमाणु गलत है। एक यौगिक जब ये होगा 2 या 2 से अधिक परमाणु हो जाएगा। एक तत्व का 1 मोल होता है, एक यौगिक का 1 मोल होता है, एक तत्व का 1 परमाणु होता है। आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल। वेरी गुड, ऐसे ही हार्ट भेजेगा तो हम खुश हो जाएंगे। द नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया? सर पेसमेकर का आविष्कार किसने किया? तो आपके सामने है सर, पेसमेकर का आविष्कार जॉन हॉप्स ने किया था सर। कहता है पेसमेकर का आविष्कार जॉन कॉप्स ने किया, जॉन कॉप्स हो जाएगा, जॉन कॉप्स ने किया था। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए हम लोग पेसमेकर का उपयोग करते हैं सर। उसके बाद आप वर्जीनिया एपगर जो है आपका यहां, ये जो B नंबर ऑप्शन है,
प्रसूति विज्ञानी थी। क्रिश्चियन बेनार्ड की अगर बात करोगे तो यहां है, ये पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने वाला व्यक्ति था। और अर्ल डिक्सन की अगर बात करोगे तो यहां है, चिपकने वाली पट्टियों का आविष्कार किया था। सर जल्दी से लिख लो। पेसमेकर हृदय को नियंत्रित करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। और वर्जीनिया एब्गार प्रसूति विज्ञानी थी। क्रिश्चियन बेनार्ड जो है पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाला व्यक्ति था। अर्ल डिक्सन जो है सर चिपकने वाली पट्टियों का आविष्कार किया था। चिपकने वाली पट्टियों का आविष्कार किया था। लिख लिए? चिपकने वाली पट्टियों का आविष्कार किया था। नेक्स्ट कहता है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। सर अब मैडम क्यूरी अभी तुरंत तरह बताए थे, पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था सर, प्रतिजैविक। आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और मैडम क्यूरी अभी तुरंत बताए थे, रेडियम का खोज किया था। जॉन सॉल्क समझाता पोलियो के टीका का खोज। और लुईस पास्चर पास्चुराइजेशन का सिद्धांत। मैडम क्यूरी रेडियम और पोलोनियम की खोज पूरा डिटेल में बताया। जॉन सॉल्क पोलियो का टीका, लुई पास्चर सर पास्चुराइजेशन का सिद्धांत। यही दिया था। चला अब देखो एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे हैप्पी दिवाली की, और फिर सर बात करेंगे सर अगले बातों पर कुछ बातें करेंगे, फिर सर आपको हम छुट्टी दे देंगे। सर किसने सर्वप्रथम पेसमेकर? कहेंगे जॉन हॉब्स ने किया था। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत है? एक यौगिक का एक परमाणु गलत है। यौगिक का डिफिनेशन है, सर लास्ट टाइम जब आप रिविजन करते हैं छप जाता है दिमाग, इसीलिए रिविजन करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत है? एक यौगिक का एक परमाणु नहीं होता, यौगिक दो या दो से अधिक परमाणु से बनता है, एक से नहीं बनता है। एक हो जाएगा तो तत्व हो जाएगा। कौन सा संतृप्त है? संतृप्त वो होगा जो सिंगल बॉन्ड होगा। देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है सारा का सारा, इसलिए ये संतृप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण, बस गिन लेना है, एगो सोडियम एक साथ, एगो सोडियम इस साइड है, सब अगर तत्व आप बराबर हो जाएगा, दोनों साइड संतुलित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन को दर्शाता है? एल्केन यहां ट्रिपल बॉन्ड कर लो, एल्केन को दर्शाता है मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन की बात कर रहा था, एल्केन होता है CnH2n+2, एल्कीन हो जाएगा तो CnH2n हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन परमाणु एकदम तृप्त होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। रेडियो सक्रियता का मात्रक दोनों है, लेकिन खोज बैक्वेरल ने किया था। रेडियम और पोलोनियम तत्व की खोज क्यूरी ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज बैक्वेरल ने किया था। रेडियम और पोलोनियम तत्व की खोज क्यूरी ने किया था। अगर कह दे मात्रक तो ये दोनों हो जाएगा। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेल्सियस ताप का मात्रक है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? समुद्र का पानी। विद्युत का भी सबसे अच्छा सुचालक। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा, ऊर्जा जब ये कहेगा चला तो ऊर्जा मतलब हो गया ऊष्मा, और ऊष्मा जब ये कहेगा इसका रिलेशन ताप से है, तो ताप से है तो आंसर हो जाएगा सी। गाड़ी के रेडिएटर विशिष्ट उच्च विशिष्ट ऊष्माधारिता होनी चाहिए, उच्च क्वथनांक होना चाहिए, श्यानता निम्न होनी चाहिए ताकि पतला हो। पानी का घनत्व तो 1000 kg घन मीटर यानी मीटर क्यूब हो गया, और बर्फ का कहेगा तो 900 हो जाएगा। घूर्णक गति में बल का अनुरूप है, बल का दूसरा रूप है घूर्णन में बल आघूर्ण। घड़ी का सेकंड की सुई हम बोलवे कहते हैं ओमेगा इज इक्वल टू होता है V/r। अब V चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हो गया 2πr बटा समय हो गया t, अब बटा हो जाएगा r, ये r कट गया, 2π/t, t बोले तो 60, 60 बोले तो π/30 इज द आंसर। नेक्स्ट, ये तो सर आपको हम बताए हैं अंतिम काइनेटिक एनर्जी माइनस प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। और आदर्श मशीन, किसी भी मशीन की दक्षता आउटपुट बाय इनपुट होता है। आदर्श का मतलब होता है जितना दिए उतने निकल जाएगा, 100% या 1 के बराबर। और अगर आदर्श नहीं है इसका मतलब 100% से कम या 1 से कम। एक बंद मार्ग पर अगर कहेगा तो पहला ऑप्शन न्यूनतम मारना, न्यूनतम नहीं रहेगा तो शून्य मारना। गति का दूसरा नियम अगर कहेगा तो संवेग, पहला नियम कहेगा तो जड़त्व, और तीसरा नियम कहेगा तो थ्रस्ट या धक्का कह सकते हैं। यह है सर सेट नंबर आपका 48। उम्मीद करते हैं आज का प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और चूंकि हम सर उल्टे पुल्टे प्रश्न लाते हैं तो धीरे धीरे समझ में आएगा। ऐसा नहीं है हम लिख दें बल का सही मात्रक न्यूटन और दाब का सही मात्रक पास्कल,
तो ये सब सर आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी मशक्कत करते हैं हम लोग, ताकि आज दिवाली ना मनाए, पूरी ज़िंदगी दिवाली मनाए। हमारी उतनी औकात हो जाए कि मैं हर दिन अपने आप को दिवाली जैसा फील करवा पाऊँ, अपने गार्जियन को, अपने मम्मी पापा को ये फील करवा पाऊँ। ऐसा सर आप लोग करेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और किसी स्टेशन पे, किसी रेलवे स्टेशन पे मैं तो सर एक ही बात कहूँगा कि जो टीटी मुझे पकड़े वो भी मेरा चेला हो, और जो पुलिस हमें पकड़ कर ले जाए, जिसके हवाले करे, वो भी मेरा चेला हो, और जिस एएसएम के सामने मेरी प्रस्तुति हो वो भी मेरा चेला हो, और जिस ट्रेन में मैं पकड़ा जाऊं उसका ड्राइवर भी मेरा चेला हो, उस ट्रेन को ठीक करता हुआ टेक्नीशियन भी मेरा चेला हो, और जिस जेल में ले जाऊं उस जेल का दरबान भी मेरा चेला हो, उस जेल का जेलर भी मेरा चेला हो। कोशिश करेंगे उस उम्मीद पर मैं खरा उतरूं। मां कसम खुशी खुशी जेल भुगत लेंगे विदाउट टिकट, ठीक ना। तू मेरा सपना पूरा कर सकता है। हम तो चला ही चाहते हैं कि हम ऐसे हाथ दें और ट्रेन रुक जाए, क्योंकि मेरे बचपन में दोस्तों से हमने शर्त लगाई कि मैं ट्रेन रोकूंगा, और ये सपना मेरा कोई पूरा नहीं कर सकता है। चुप्पे चाप मेरा चला ही सपना मेरा पूरा कर देगा। देख लेगा गुरुजी वहां है, और गुरुजी देंगे ऐसे हाथ, क्या मुकाम होगा तू सोच के देखो। गुरुजी का वो मुकाम जब गुरुजी ऐसे हाथ देंगे और एएसएम झंडा हिला के कहेगा कि रोक दो, गुरुजी है, कहेंगे रुक ट्रेन, हम चढ़ेंगे। हम फक्र की अनुभूति। ओकरा सामने चला पैसा। हमको बहुत लोग बोला कि 200 टका, 250 टका, 300 टका फीस रखे, आप तो अभी बच्चा आपसे पढ़वे करेगा, मजबूरी है ओकर। मैंने ना ये गंदा और घटिया काम नहीं करेंगे। हमको तो चला वो दिन चाहिए जब स्टेशन पर धिया पुता भगा देगा ना, जब बड़ा बड़ा धिया पुता हो जाएगा भगा देगा, तो चलते फिरते तू मिलेगा हर स्टेशन। अभी मैं शौक से लोगों को कहता हूं कि 2018 वाला जो एलपी टेक्नीशियन था, तो हर दूसरे तीसरे ट्रेन में मेरा चेला बैठ गया है। हर दूसरे या तीसरे ट्रेन में गुरुजी का चेला बैठल है। आईटीआई ट्रेड ड्राइवर टेक्नीशियन की बहाली आई थी, उसमें ट्रेड का, आईटीआई ट्रेड का खाली चला हम 60 से 62 हजार बच्चा पढ़ाए अकेले। तो उसका परिणाम यह हुआ कि तुम किसी रेलवे स्टेशन पे फंस जाओ, तुम अगर मेरा मोबाइल देखेगा तो ये पूरा भारतवर्ष में, पूरा भारतवर्ष की बात कर रहे हैं चला, मतलब जहां तू देखो, हम ये मेरा मोबाइल है, इसमें हम टाइप करेंगे ALP, देखो टाइप किया हुआ है, ये पूरा भारतवर्ष में KLP का नंबर है। हम इसको स्लाइड करेंगे, जिस भी स्टेशन पे तू उतरेगा ना, असिस्टेंट लोको पायलट तेरा इंतजार कर रहा हो। देख रहा है सब ALP है, LP 72, ALP 76, ALP 74, ALP 73, ये पूरा भरल है। जितना ले जाओ, जहां भी ले जाएगा चला हमारा इंतजार कर रहा होगा। और वहां फंस जाता है तुम किसी भी स्टेशन, देख लो ALP झांसी, ALP गोरखपुर, ALP चेन्नई, ALP सकलदीप, मतलब सकलदीप नाम का मेरा एक दोस्त है, देवघर, बिलासपुर, सियालदह, बेंगलोर, कपूरथला, कोलकाता, रांची, हुगली, मुंबई, जमशेदपुर, राउरकेला, हुगली, सियालदह, दरभंगा, कटिहार, भागलपुर, राउरकेला, संबलपुर, धनबाद। कितना लेगा? जहां खोजेगा गुरुजी का चेला। फंस जाना ना कभी किसी रेलवे स्टेशन पे, तो गुरुजी का नंबर पे याद करना कि हम गुरु फंस गए हैं। कोई कॉल उठाएगा, बोलना हम बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, आपसे हाथ जोड़ते हैं, हम गुरुजी से बात करवा दीजिए। तो तुम अगले 1 घंटे में गुरुजी का चेला तुम्हारे पास खड़ा होगा। जी सर, रेलवे की तरफ से, SK झा की तरफ से आपका हम स्वागत करते हैं। कहिए आपकी क्या सेवा करें। ये चेला एक बड़ा अचीवमेंट है, किसी को फक्र से कहते हैं कि कहीं अगर भारतवर्ष के किसी स्टेशन में फंस जाइएगा ना, तो एक बार हमको याद कीजिएगा, गुरुजी का चेला आपको वहीं नजर आएगा, या तो किसी ट्रेन पर, या नहीं तो किसी ट्रेन को ठीक करते हुए, या तो चलाते ना तो ठीक करते हैं। हम चला चाहते हैं कि अब हम इस बार वो बोल सकें कि किसी स्टेशन के किसी स्टेशन मास्टर के रूम में जाइएगा और कहिएगा कि हम SK झा के तरफ से हैं और मैंने गुनाह किया है। क्या कहते हैं आप? तो वो कहेगा तुमको जाओ, क्षमा प्रार्थी है, क्षमा किया हमने, क्योंकि गुरुजी का एहसान उसको चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये कब होगा? जब तू मेरे सपनों को पूरा करेगा। मैं वो दिवाली देखना चाहता हूं। हमको कोई गाली दे के 99 रुपया में ठग लिए, ये किए, वो किए, बुक लाके हम गलत किए, नहीं लाना चाहिए था। जिसको जो बोलना है बोल ले चला, हमको फर्क नहीं पड़ता है।
मैं अपना कर्म करूंगा, तो तेरा दिल जरूर मेरे को लाइक करेगा। ये जो लाइक और सब्सक्राइब है यूट्यूब का, ये तो कृत्रिम है। हमको प्राकृतिक वाला लव चाहिए, ठीक ना। अगर तू दे पाएगा तो तहे दिल से नमन है, ले लेंगे हम, तुराने देना है, तुरा से ले लेंगे हम, क्योंकि चला ईमानदारी से मेहनत करेंगे। तेरी मजबूरी है मुझसे मोहब्बत करना, तू मेरे से दगाबाजी नहीं कर सकता। कुछ बेवफा तो होते हैं इश्क में, कर जाएंगे हमसे बेवफाई, माफ कर देंगे हम उनको, क्योंकि वफा हमने की है, मोहब्बत हमने भी की है। इसलिए चला हम एक ही बात कहेंगे, और जिंदगी में एक ही चीज सीखना, इस दिवाली अपने जीवन में एक नई ज्योति को उजागर करो। वो है ईमानदारी, वो है अपने कर्मों के प्रति ईमानदारी। कर्म ही तेरा भगवान है। अगर है तो ईमानदार ना, वही एक ऐसी अखंड ज्योति है जो कभी बुझ नहीं सकती है, कभी नहीं। ना उसमें तेल की जरूरत है, ना उसमें बाती की जरूरत है। कभी पैसा आ जाए ना, चला कोशिश करना दूसरे की मदद करने का, वहां कसम इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि तू सोच नहीं सकता है। अगर तेरी कोई महबूबा हो गई तो उसको भूल जाएगा। चला अगर तेरा लगन लग गया एक बार पढ़ाई से, ऐसा बियाह है वो ना जहां तलाक नहीं होता है, समझाना, झगड़ा होता है, सिर्फ मोहब्बत होता है। एक बार लगन लगा के तो देखो, बुक्स से, किताबों से। और मैं मानता हूं चला कि आज तुमको यह नहीं पता चलता होगा कि तूने क्या पहना है, तेरे पास एक कपड़े हैं कि दो कपड़े हैं, लेकिन यह तुमको जरूर पता चलता है कि यह किताब हमने लाया कि नहीं लाया, ये नोट्स हमने बनाया कि नहीं बनाया। ये तेरे दिमाग में चल रहा है, चला इसी को तो संस्कार कहते हैं। और तेरे इसी संस्कार की ज्योति को नमन करता है इसके जा, तेरे मम्मी पापा की ने जो तेरे अंदर संस्कार दिए उसको मैं नमन करता हूं चला, क्योंकि मेरे को पता है कि 10 में से 9 बच्चे ही चला पढ़ पाते हैं। 10 में से 1 बच्चा पढ़ता है, 9 बच्चा तो या तो LIC का एजेंट बन गया है, या गांव में दुकान खोल लिया है, या किसी दुकान में मजदूरी कर रहा है। लेकिन वो 1 बच्चा जो पढ़ाई के राह पे तत्परता से लगा हुआ है, मैं उनके मम्मी पापा के संस्कारों को नमन करता हूं, क्योंकि ये उस समाज की वो अखंड ज्योति है जिसमें ना तेल चाहिए, ना रुई चाहिए, और वो जलेगी ये निश्चित है। और वो अखंड मतलब जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, वो ज्योति जो कभी बुझेगी नहीं, वो समाज की ज्योति है। तेल की ज्योति नहीं चला, वो तो बुझ जाएगी। आज शायद कोई तेल डालकर छोटी दिवाली मना रहा होगा, लेकिन तेरे पापा ने तेरे अंदर जो संस्कारों का तेल डाला है ना चला, मैं उसको नमन करता हूं। क्योंकि मैं देखता हूं चला 10 में से 9 बच्चे ऐसे हैं जो बदतमीज हैं, जिससे बात तक करने का आपको मन नहीं करेगा। कभी आप ही सर अपने समाज में जाइएगा ना, तो आपको 10 में से 9 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनसे आपको बात करने का मन ही नहीं करेगा। लगेगा कि यार मैं क्या बात करूंगा इससे, दैट गाय डोंट हैव अ लेवल। लेकिन वो 10 में से जो 1 बच्चा है ना चला, वो यहां है मेरे पास, क्यों ना मैं उसकी इज्जत करूं। तुमको लगता होगा कि ये सब पैसा लेने के लिए बोल रहा है, इट में भी चला, तुम सोच सकता है कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चला पता नहीं क्यों हमको एक लाइन का बात पता है। हम अगर तुमसे पैसा भी लेते हैं ना चला, हो सकता है हम, तुमको लगता होगा हम साइंस का बैच दिए, तुम लोगों ने इतनी मोहब्बत दी, हम बोले जितनी वैकेंसी नहीं है उससे ज्यादा मेरे बैच में एडमिशन है। तो ये मोहब्बत मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा तुम्हारा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूं चला कि मैं अगर कभी निकलूं तो कोई वो जरूरतमंद मुझे जरूर मिले जिसको मेरी जरूरत है। हो सकता है किसी बैच मैं तुमसे 500 रुपया फी ले लूं, 1000 फी ले लूं, तो तू समझ लेना चला कि कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरुजी किसी न किसी को मेरा पैसा जरूर दिए होंगे। मैं अपना घर भी बनाता हूं, मैं खुद का भी मेंटेनेंस करता हूं, लेकिन बचे हुए पैसे कोशिश करता हूं दूसरे तक पहुंचाने। अब तुम कहेगा ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों आप कीजिएगा, हम नहीं मानेंगे ये बात। तो चला हमको पता है मौत अंतिम सत्य है। हम बार बार बोलते हैं, चला एक दिन गुलबी घाट गए ना, वो कहते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान गया में मिला, हमको ज्ञान ही गुलबी घाट में मिला, जहां लोगों को जलाया जाता है, क्योंकि वहां बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, तेरी आखिरी मंजिल तो मैं था, बस तूने आने में थोड़ी देर लगा दी। कभी जाना चला, लगे अपने आप पे अहंकार हो जाए, लगे कि मेरे अलावा मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, तो एक बार कभी गुलबी घाट चल जाना चला। गुलबी घाट मतलब वैसा जगह जहां दाह संस्कार होता है, जहां हर दिन सैकड़ों लाशें जलती है, वहां तुमको जिंदगी की सच्चाई का पता चलेगा कि सब कुछ यहां रह जाना है। मैं ये देख के नहीं मरना चाहता हूं कि मेरे 5 मकान है, मैं ये देख के मरना चाहता हूं कि मैंने 5000 मकान बनवा दिए। वो खुशी चाहिए हम,
क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं अपने बेटे के लिए कितनों कमा के रखूंगा, अगर वो कुत्ता निकल गया तो को नहीं छोड़ेगा, सब बेच देगा। और अगर मैं नहीं रखूंगा और उसमें काबिलियत होगी तो मेरे रखने से ज्यादा वो कमा लेगा। तो क्यों उसके लिए रखना, क्यों उसकी चिंता करना। अब मौत तो अंतिम सत्य है। बोले ना किसी स्मशान घाट में जाना, वहां लिखा हुआ रहता है बड़े अक्षरों में, तेरी आखिरी मंजिल तो मैं था, बस आने में देर लगा दी। कभी इस लाइन को सोचना, जिंदगी में बेमनुष्यता समाप्त हो जाएगी तेरे अंदर, और ईमानदारी का वो अंकुर फूटेगा जो तू सोच नहीं सकता है। चला, एक अंकुर फूटेगा तेरे अंदर, और जिस अंकुर की बिजाई निश्चित है, जिस अंकुर से फल निकलना निश्चित है, उसका फलना फूलना निश्चित है, क्योंकि तुम्हें वो आत्मीय ज्ञान होगा जो तू सोच नहीं सकता है। एक टीचर के कारण मेरा यह परम कर्तव्य है कि तेरे जिंदगी में अच्छा मार्गदर्शक भी बनूं। वही बनने की कोशिश में चला मैं तेरा ये 10 मिनट लिया हूं। मोहब्बत करो अच्छाई से, दीप जलाओ ईमानदारी की। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे बच्चे अपनी ज्योति को, उस अखंड ज्योति को जलाएंगे आज अपने मन में, जो शायद उनको बहुत पैसा वाला नहीं बनाए, लेकिन बहुत ईमानदार जरूर बना देगा। नमस्कार है सर आपके मम्मी पापा को, मेरे तरफ से नमस्कार कहिएगा, प्रणाम कहिएगा, पैर छुके प्रणाम कहिएगा अपने मम्मी पापा को सर, और मेरे लिए आशीर्वाद लीजिएगा अपने मम्मी पापा से। जब अभी दिवाली के दिन आपका सिर आपके मम्मी पापा के चरणों में झुके तो मेरे लिए भी सर नमन कहिएगा, और कहिएगा कि मस्टरवा है, उसको भी आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अगर मेरे अंदर अहंकार होता तो मैं यूं झुकता नहीं चला। अरे हम तो ये बोल भी देते हैं, बहुत लोग तो ये बोल भी नहीं पाते हैं। तो आप सर मेरे अपने मम्मी पापा को मेरे तरफ से नमन जरूर कहना, और अपने भाइयों को मेरे तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना। और तोरा लिए तो ढेर सारी शुभकामनाएं हैं ही, तो हम चाहेंगे सरा स्वच्छ दिवाली और एक अच्छी दिवाली आपके मन में जले, जिससे हम जब दिवाली के अगले दिन मिले तो आप एक स्वच्छ इंसान के रूप में हमें मिले, जिसके अंदर एक अखंड ज्योति हो। मिलते हैं चला कल की क्लास, चूंकि कल दिवाली है इसलिए बंद है, नहीं तो वो भी बंद नहीं रहती। और परसों तो संडे है, तो मंडे से सर हम लोग अपने नियमित समय पर रहेंगे, कहीं कोई झोल नहीं है। कल दिवाली है, परसों संडे है, और मंडे को हम लोग अपने नियमित समय पर अपनी कक्षाएं स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में। नमस्कार। ठीक है, अगर आप लोग कहिएगा तो कल एक बार हैप्पी दिवाली हो जाएगा शाम में। बोलिए कितने बजे हम लाइव आ जाएं? आ जाएं, एक बार हम लोग मिल लेते हैं। हैप्पी दिवाली नहीं, अब ये हैप्पी दिवाली, टाइम वेस्ट नहीं करना, बस झूठे गॉप सप करके 10 मिनट का है। अब ये चला गया हैप्पी दिवाली, कोई 10 मिनट बर्बाद नहीं करना, झूठे सोचते रहेगा इसके जा आएगा ना है। आज हैप्पी दिवाली, 1 मिनट तो और बर्बाद नहीं करेंगे, करेंगे तो ये मेरा गुनाह है। चला, थैंक यू वेरी मच। आज ही सर अलविदा है, हैप्पी दिवाली है। मम्मी पापा को मेरा नमन कहिएगा, बच्चों को, छोटे बच्चों को सर मेरा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी सर अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए। अरे इतना बड़ा परिवार होगा, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अपने परिवार में मेरे को जोड़ ले, कभी मिलना तो बोलना भैया, माँ कसम सर से ज्यादा मजा आएगा। ठीक ना, देगा हमको जब मिला। मेरा कोई भाई नहीं है, चला मैं अकेले हूँ भाई, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जो मेरे साथ रहते हैं वो मेरे भाई है। तू मेरा भाई बन, मैं चाहता हूं मेरे बहुत सारे भाई बने। किसी मोड़ पे अगर हमको कोई मारे तो तू मेरा साथ दे, तू मेरे बगल में खड़ा रहे, उसको तुम पीटे। उतनी मोहब्बत मैं तेरे अंदर जनरेट करना चाहता हूं, तब ना मजा आएगा। सीना चौड़ा करके घूमेंगे, ढेरी भाई है मेरा। किसी मोड़ पे कोई आंख दिखाएगा ना आंख निकाल लेंगे। क्यों? वो मोहब्बत, वो सब्सक्राइब कर मेरे को उस तरीके से। ये वाला कृत्रिम सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। नमस्कार है सर, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दिवाली सर, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, हैप्पी दिवाली, थैंक यू वेरी मच।